नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी इंडिया की इकोनॉमिक जर्नी के बारे में। हमने देखा था कि कैसे साउथ कोरिया, चाइना और सिंगापुर जैसे कंट्रीज डिफिकल्ट स्टार्टिंग पॉइंट से उठकर इकोनॉमिक पावर हाउसेस बनने का सफर तय किया। हमने इंडिया की स्ट्रेंथ्स की भी बात की, एक ह्यूज मार्केट, यंग पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी सेक्टर और एनॉर्मस पोटेंशियल। और अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं होता। ये डेकेड्स की प्लानिंग का रिजल्ट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और पब्लिक ट्रस्ट, ये सब मिलकर इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करते हैं। लेकिन आज हम उस इक्वेशन के दूसरे साइड को देखने वाले हैं, क्योंकि किसी भी देश के डेवलपमेंट को समझने के लिए सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ्स को समझना काफी नहीं होता। हमें उन चैलेंजेस को भी समझना पड़ता है जो डेवलपमेंट को स्लो कर सकते हैं। और दुनिया की लगभग हर इकोनॉमी के सामने एक चैलेंज बार बार खड़ा होता है, करप्शन। पब्लिक मनी पब्लिक के लिए कलेक्ट किया गया था, तो पब्लिक तक पूरा पहुंचा क्यों नहीं? अगर बजट रोड्स के लिए था तो रोड 2 साल में टूट क्यों गई? अगर प्रोजेक्ट हॉस्पिटल्स के लिए था तो हॉस्पिटल अधूरा क्यों रह गया? अगर वेलफेयर सिटीजंस के लिए था तो बेनिफिशियरीज तक पूरा बेनिफिट क्यों नहीं पहुंचा? इसीलिए करप्शन का इशू इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करप्शन सिर्फ पैसों का इशू नहीं है, ये ट्रस्ट का इशू है, अकाउंटेबिलिटी का इशू है और डेवलपमेंट का इशू है। ये वीडियोस आपने देखे होंगे, कभी ब्राइबरी स्टिंग, कभी कैश रिकवरी, कभी रिक्रूटमेंट स्कैम, कभी कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोवर्सी, कभी टेंडर इरेगुलरिटीज, कभी पब्लिक प्रोजेक्ट्स पर सवाल। और हर बार एक ही सवाल उठता है, क्या करप्शन सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स का प्रॉब्लम है, या फिर करप्शन एक सिस्टम लेवल चैलेंज है? आज हम किसी एक पॉलिटिशियन की बात नहीं करेंगे, किसी एक पार्टी की बात नहीं करेंगे, किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि करप्शन का इशू इंडिविजुअल से बड़ा है। और अगर हमें इस प्रॉब्लम को समझना है तो हमें सिस्टम को समझना होगा। आज हम इन्वेस्टिगेट करेंगे एक सिस्टम को जहां करप्शन टॉप लेवल डिसीजन से लेकर ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन तक इंपैक्ट डाल सकता है। आज हम फॉलो करेंगे टैक्स पेयर के पैसों का सफर और देखेंगे कि करप्शन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे स्लो करता है, कैसे करप्शन सिर्फ पैसा नहीं चुराता, अपॉर्चुनिटीज चुराता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रस्ट और कभी-कभी पूरी जनरेशंस का फ्यूचर चुरा लेता है। दिस इज द करप्शन मशीन। Most people think corruption begins with greed. लेकिन करप्शन का रियल फाउंडेशन अक्सर इंसेंटिव्स होते हैं। रियलिटी सिंपल है, पॉलिटिक्स एक्सपेंसिव है, इलेक्शंस एक्सपेंसिव है, कैंपेन्स एक्सपेंसिव है, कैंडिडेट्स को वर्कर्स चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, एडवर्टाइजिंग चाहिए, ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। पॉलिटिकल कंपटीशन फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट करता है। अब इमेजिन कीजिए, एक बिजनेसमैन, एक कॉन्ट्रैक्टर, एक डेवलपर, एक इंटरेस्ट ग्रुप जो सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। डेंजर तब स्टार्ट होता है जब सपोर्ट एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करने लगता है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लुएंस, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्सेस, एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स। और यही वो पॉइंट है जहां करप्शन को समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि करप्शन अक्सर एक सडन इवेंट नहीं होता, ये एक प्रोसेस होता है। एक ऐसा प्रोसेस जो धीरे धीरे रिलेशनशिप्स, इन्फ्लुएंस और इंसेंटिव्स के थ्रू डेवलप होता है। जब डिसीजन मेकिंग और प्राइवेट इंटरेस्ट्स एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, तब कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट का रिस्क भी बढ़ने लगता है। यहीं से करप्शन का सीड लगता है, क्योंकि करप्शन अक्सर पैसों से नहीं, रिश्तों से शुरू होता है। रिश्तों से नेटवर्क्स बनते हैं, नेटवर्क से जिम्मेदारियां और एहसान बनते हैं, और वही एहसान
बाद में अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं। Let's follow 100 rupees. ये 100 rupees एक सिंबल है टैक्स पेयर के पैसों का, सिटीजन का, आम आदमी का। गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है, बजट अलोकेट होता है, प्रोजेक्ट अप्रूव होता है, टेंडर इशू होता है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। पेपर पर प्रोसेस परफेक्ट लगता है और ऑनेस्टली ऐसे ही होना भी चाहिए, क्योंकि पब्लिक मनी का पर्पस ही पब्लिक बेनिफिट क्रिएट करना है। लेकिन रियलिटी में प्रोजेक्ट तक पहुंचने से पहले मल्टीपल चेक पॉइंट्स होते हैं। अप्रूवल्स, असेसमेंट्स, recommendations, clearances, reviews, inspections। हर स्टेज पर पावर एग्जिस्ट करती है और जहां पावर होती है वहां मिसयूज का रिस्क भी होता है। करप्शन हमेशा सीधे पैसों की चोरी नहीं होता। कभी कभी करप्शन यह तय करता है कि किस प्रोजेक्ट को इंपॉर्टेंस मिलेगी और किस प्रोजेक्ट को नहीं। कभी यह डिसीजन को प्रभावित करता है, कभी पब्लिक मनी का इस्तेमाल सही जगह होने से रोक देता है और कभी कभी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही उसकी इफेक्टिवनेस को कम कर देता है। अब हम पहुंचते हैं उस प्रोसेस पर जहां डिसाइड किया जाता है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को मिलेगा, यानी रोड्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स। यहीं पर पब्लिक मनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्पेंड होता है और इसी स्टेज पर डिसाइड होता है कि टैक्स पेयर के पैसों से बनने वाले प्रोजेक्ट्स को कौन एग्जीक्यूट करेगा। आइडियल सिचुएशन में प्रोसेस सिंपल होना चाहिए। डिफरेंट कंपनीज बिड सबमिट करें, सबकी कैपेबिलिटी इवैल्यूएट हो, सबकी प्राइसिंग कंपेयर हो और जो कंपनी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट वैल्यू दे यूज कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। अगर सिस्टम फेयर हो तो पब्लिक को बेटर रोड्स मिलेंगी, बेटर ब्रिजेस मिलेंगे, बेटर हॉस्पिटल्स मिलेंगे। लेकिन करप्शन का रिस्क तब पैदा होता है जब फोकस पब्लिक बेनिफिट से हटकर प्राइवेट बेनिफिट पर शिफ्ट हो जाए। करप्शन केसेस में अक्सर एलिगेशंस देखने को मिलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट देने की प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। गोल होता है बेस्ट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाना नहीं, बल्कि प्रिफर्ड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाना। मान लीजिए दो कंपनीज हैं, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए के पास बेटर इंजीनियर्स हैं, बेटर टेक्नोलॉजी है और वो प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली कंप्लीट कर सकती है। लेकिन अगर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो जरूरी नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ए को ही मिले। प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर खत्म नहीं होती। अगर किसी कंपनी का फोकस क्वालिटी से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने पर था तो प्रेशर क्रिएट हो सकता है कॉस्ट को कम करने का। चीपर मटेरियल्स, कम सुपरविजन, कम क्वालिटी कंट्रोल या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में कॉम्प्रोमाइजेस। रिजल्ट, रोड्स एक्सपेक्टेड लाइफ से पहले खराब हो सकती हैं, बिल्ड अपनी फुल पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाता और टैक्स पेयर को वही चीज दोबारा पे करनी पड़ सकती है। इसीलिए फेयर कंपटीशन, ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट किसी भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स माने जाते हैं, क्योंकि जब बेस्ट कंपनी जीती है तो पब्लिक बेनिफिट करती है और जब प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज होता है तो नुकसान आखिर में टैक्स पेयर का ही होता है। अब हम उस लेयर तक आते हैं जिसे आम सिटीजन डायरेक्टली एक्सपीरियंस करता है। लेकिन इससे पहले एक बार ये वीडियो ध्यान से देखिए। के बीचों बीच रोड़ी और बजरी नहीं डालोगे तो गाड़ियां सीधे पाताल में घुस जाएंगी। कुछ तो भगवान के लिए छोड़। अभी तू उतना ही कर जितना मैं बोलता हूँ। अगर ये रोड 1 साल तक टिक गया ना तो हमारे पास अगले साल कोई काम नहीं बचेगा। अपने देश में जितने भी रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं वो सब सारी अपनी जिंदगी आराम से जी लेते हैं एक ही रोड को बार बार बना के। भाऊ इस देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? पहले मैं खुद तो बन जाऊं। ये आपको मजाक लगे, लेकिन जब क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज होता है तो नुकसान सिर्फ एक रोड का नहीं होता, नुकसान होता है पब्लिक मनी का, डेवलपमेंट का,
और इकोनॉमी का। और इसका असर सबसे ज्यादा ग्राउंड लेवल पर दिखाई देता है। अब हम उस लेयर तक आ गए हैं जिसे आम सिटीजन डायरेक्टली एक्सपीरियंस करता है, कॉन्ट्रैक्टर लेयर। और यहीं पर सिटीजन्स फाइनल आउटकम देखते हैं। इमेजिन कीजिए, एक रोड 10 साल चलने के लिए डिजाइन हुई, लेकिन 3 साल में टूट गई। एक ड्रेनेज प्रोजेक्ट हैवी रेन के लिए बना, लेकिन पहली बड़ी बारिश में फेल हो गया। एक पब्लिक बिल्डिंग कंप्लीशन के बाद ही रिपेयर्स डिमांड करने लगी। क्वेश्चन उठता है, क्यों? और टैक्स पेयर्स को सेम प्रोजेक्ट के लिए बार बार पे करना पड़ता है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होता है तो उसका इंपैक्ट सिर्फ कन्वीनियंस पर नहीं पड़ता, बिजनेसेस पर पड़ता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स पर पड़ता है, प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है और अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ता है। करप्शन सिर्फ मेगा प्रोजेक्ट्स तक लिमिटेड नहीं होता, ग्राउंड लेवल पर भी रिस्क्स एग्जिस्ट करते हैं। वही ग्राउंड लेवल जहां गवर्नमेंट स्कीम्स और पब्लिक सर्विसेज सिटीजन्स तक पहुंचती हैं। इमेजिन कीजिए, एक वेलफेयर प्रोग्राम, एक सब्सिडी, एक पब्लिक बेनिफिट स्कीम। पेपर पर सब कुछ सही लग सकता है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन के दौरान मल्टीपल स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। रिकॉर्ड्स, वेरिफिकेशन, अप्रूवल्स, पेमेंट्स, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, और हर स्टेज पर एक्यूरेसी और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत होती है। कभी फेक रिकॉर्ड्स, कभी इन्फ्लेटेड बिल्स, कभी घोस्ट बेनिफिशियरीज, कभी घोस्ट वर्कर्स, कभी डुप्लीकेट क्लेम्स, कभी फॉल्स रिपोर्टिंग। हर लीकेज इंडिविजुअली छोटा लग सकता है, लेकिन जब मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस का स्केल हो तो इंपैक्ट इनॉर्मस हो सकता है। इसीलिए डिजिटल गवर्नेंस को करेक्शन रिडक्शन का इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है। जितना सिस्टम ट्रांसपेरेंट होता है, उतना मिसयूज डिफिकल्ट होता जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर करप्शन इतना डैमेजिंग है तो सर्वाइव कैसे करता है? सिस्टम्स ऑफन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। इमेजिन अ चेन, political actors, officials, contractors, middlemen, suppliers, consultants. Not everyone is corrupt. बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर enough people flawed incentives से benefit करने लगे तो change difficult हो जाता है। Responsibility fragment हो जाती है। Politician bureaucracy को blame करता है। Bureaucracy procedure को blame करती है। कॉन्ट्रैक्टर बजट को ब्लेम करता है, एजेंसी रेगुलेशंस को ब्लेम करती है और अकाउंटेबिलिटी एक मजे में खो जाती है। यही करप्शन की सबसे डेंजरस स्ट्रेंथ है, इट हाइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए करप्शन को एलिमिनेट करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि चैलेंज सिर्फ इंडिविजुअल्स का नहीं होता, चैलेंज सिस्टम्स का होता है, प्रोसेसेस का होता है और उन लूप होल्स का होता है जहां अकाउंटेबिलिटी फेल हो सकती है। मोस्ट पीपल थिंक करप्शन इज अबाउट मनी। नहीं, रियल लॉस अपॉर्चुनिटी है। एक हॉस्पिटल जो अपग्रेड नहीं हुआ, एक क्लासरूम जो बिल्ड नहीं हुआ, एक वाटर प्रोजेक्ट जो डिले हो गया, एक बिजनेस एनवायरनमेंट जो इंप्रूव नहीं हुआ, एक इन्वेस्टमेंट जो अट्रैक्ट नहीं हो पाया, एक फ्यूचर जो पोस्टपोन हो गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी चाहिए, करप्शन डेस्टिनी नहीं है। हिस्ट्री में बहुत कंट्रीज ने करप्शन के चैलेंजेस का सामना किया है और कई कंट्रीज ने इंस्टीट्यूशंस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के थ्रू सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स भी किए हैं। चेंज पॉसिबल है, लेकिन चेंज ऑटोमेटिक नहीं होता। चेंज डिमांड करता है बेटर सिस्टम्स, बेटर ओवरसाइट, बेटर ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रॉन्गर अकाउंटेबिलिटी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि करप्शन को कम कैसे किया जा सकता है, कैसे डिफरेंट कंट्रीज ने करप्शन लेवल्स रिड्यूस किए, इंडिया में एंटी करप्शन बॉडीज का क्या रोल है
आरटीआई कैसे काम करता है, ऑडिट्स और विजिलेंस मैकेनिज्म्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, और टेक्नोलॉजी फ्यूचर में करप्शन को कैसे चैलेंज कर सकती है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इस टॉपिक का पार्ट 2 लेकर आऊंगा, जहां हम सिर्फ प्रॉब्लम की नहीं, सॉल्यूशंस की बात करेंगे। धन्यवाद।